नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की परीक्षा 2021 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है, ये किसके लिए बनाई गई है? बाल सेवा योजना है और इसको बनाया गया था कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को बनाया गया था, ठीक है? अब चूँकि यही आपके एग्ज़ाम में नहीं आ जाएगा, तो बहुत सारी बातें और भी हैं, उन सब बातों को आओ एक जगह देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक? बाल सेवा योजना। एक बात समझो, मैंने जब आपको योजनाएँ पढ़ाई थीं, तो इसमें 2 मैंने घटक बताए थे। एक बाल सेवा योजना है, जो कोविड के अंतर्गत चलाई जा रही है, ठीक? और दूसरी सामान्य है, सामान्य। ये जो कोविड के लिए चलाई जा रही है, अर्थात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड। इस योजना में 0 से 18 हालाँकि कई सारी श्रेणियाँ हैं, मैंने आपको श्रेणियाँ भी बताई थी, लेकिन 0 से 18 साल के बच्चों को इसमें ₹4000 मासिक आर्थिक लाभ दिया जाता है। तो कोविड की जितनी भी विशेषताएँ हैं, आओ इनको एक जगह देखते हैं। बाल सेवा योजना कोविड, बाल सेवा योजना कोविड, ठीक? सबसे पहला पॉइंट, 0 से लेकर 18 साल। 18 साल तक के बच्चों को कितना आर्थिक सहायता दिया जा रहा है? बच्चों को ₹4000 और ये प्रति मास है। पर महीने इन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है? एक तो बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ध्यान दें, ये जो योजना है, ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं बच्चों को आर्थिक सहायता ₹4000 मिलेगी, जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या फिर दोनों को खोया है, दोनों की मृत्यु हो गई है। ठीक? या तो माता की या पिता की या फिर दोनों की मृत्यु हो चुकी है और किस कारण से? कोविड के कारण से। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर बच्चों को ₹4000 मासिक मिलेगा। यानी बच्चों को का मतलब है जो उनके गार्डियन होंगे उनको दिया जाएगा। ठीक? एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है? 1 से लेकर 18 साल। गौर करना, 1 से 18 साल के बच्चों को निःशुल्क निःशुल्क आवासीय आवासीय कौन-सा? अटल आवासीय। निःशुल्क अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक? ये तो बच्चों के लिए है। बच्चियाँ अगर हैं तो फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश मिलेगा ये ऐज फैक्टर याद रखना, ठीक है? 0 से 18 है, ऐसी स्थिति में ₹4000 मासिक, 1 से 18 साल तक के बच्चों को अटल आवासीय योजना और साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बालिका है और उसकी शादी होनी है और वो बालिका इसी कोविड योजना की लाभार्थी रही है, तो ऐसी स्थिति में बालिकाओं के विवाह या हम कहें शादी के लिए कितना रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से? ये दिया जाएगा 101,000 रुपए, यानी 1,01,000 रुपए, ठीक है? इतना मिलेगा और लेकिन एक खास बात, अगर इस योजना का कोई लाभार्थी बनना चाहता है, तो याद रखना परिवार की जो वार्षिक आय होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम ना हो। कम से कम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब एक बात मुझे और बता दो नोट बना के, ये जो योजना है इस योजना को आप पीडीएफ निकाल के फिर से पढ़िएगा। मुझे केवल और केवल एक बात बताइए जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इसके 2 फैक्टर्स हैं। एक तो सामान्य, दूसरा कोविड। कोविड की जो कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी। सामान्य में मुझे एक बात बताओ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत लाभार्थी को जो दी जाने वाली धनराशि है, वो कितनी किस्तों में प्रेषित की जाती है? बता सकते हो? ये की जाती है 4 किस्तों में। 4 किस्तों में प्रेषित की जाएगी। ठीक, वापस आ जाओ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए बनाई गई थी? बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा, उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है निर्भया एक पहल। इस योजना को शुरू किया गया था 29 सितंबर से 2021 से और फिर इसको हर 1 साल रिन्यू कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो योजना है निर्भया एक पहल, इसके सशक्तिकरण के लिए है। बालिकाओं के लिए, बालिका शिशु के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांग जनसंख्या के लिए या फिर नवजात के लिए। ये है महिलाओं के लिए, ध्यान रखो।
यहाँ पर आओ, 2-3 बातें इसमें आप याद रखोगे। कौन-कौन सी? मैं बात कर रहा हूँ निर्भया एक पहल की। निर्भया एक पहल, ठीक? निर्भया एक पहल में किसके लिए है ये योजना? महिलाओं के लिए। तो महिलाओं में उद्यमिता और कौशल को प्रोत्साहित किया जाएगा। कौशल को प्रोत्साहित करना इस योजना का लक्ष्य है, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि महिलाओं को उद्यमिता और कौशल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो हर जिले से लगभग कुछ महिलाएँ इसमें चयनित की जा रही हैं। तो प्रत्येक जिले से कितनी महिलाएँ? प्रत्येक जिले से चयनित की जा रही हैं 1000 महिलाएँ, 1000। अब ऐसी स्थिति में बताओ कि जिले हैं कितने? 75 और हर जिले से 1000 यानी कि महिला लाभार्थी कितनी हो गई? 75,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार नहीं, ये तो 7 लाख हो गया। अब मुझे बताओ लाभार्थी टोटल कितने हो गए? 75,000 अर्थात 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट दिया जाएगा। प्रशिक्षण किट, ठीक? वापस आ जाओ, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस 2021 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति स्फूर्ति क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्रीज योजना के अंतर्गत कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। कहाँ पर? अमेठी में, वाराणसी में, आगरा में या फिर कानपुर में? ये वाराणसी में। 2021 में सवाल आया था, उसी हिसाब से आपको इसका उत्तर देखना है। अब एक बात समझो, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी में स्फूर्ति की, तो स्फूर्ति का आपको फुल फॉर्म तो पता ही है, ठीक? दरअसल वाराणसी में स्फूर्ति योजना के तहत पॉटरी क्लस्टर स्थापित किया गया था। वाराणसी में पॉटरी क्लस्टर इसे स्थापित किया गया, ठीक? और ये किस योजना के तहत स्थापित हुआ है? आप बताओगे स्फूर्ति के तहत। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन बताओ यहाँ से। एक आपने आयोग का नाम सुना होगा, गौर करना। इस आयोग का नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक? ये जो आयोग है, इस आयोग ने एक योजना शुरू करी है। इस योजना का नाम है स्पिन योजना। स्पिन योजना। क्या मुझे बता सकते हो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पिन का? ध्यान दें, SPIN। इसका पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। इस योजना का मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये योजना जो है, ये भी योजना कुंभकारों से संबंधित है, ठीक है? इस योजना का भी संबंध है कुंभकार से। अब एक बात समझो, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम लिख लो, स्पिन। इसका पूरा नाम है क्या? आप बताओगे स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग, SP, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है? क्या इसका लक्ष्य है, टारगेट क्या है? तो आप बताओगे इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत कुंभकारों को बैंक से आसान ऋण दिलाया जाएगा। बैंक से आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है? स्पिन योजना के बारे में भी आप ध्यान रखो, ख्याल रखो। अच्छा, एक अभी मैं बात कर रहा था स्फूर्ति योजना की। तो स्फूर्ति योजना को शुरू कब किया गया था पता है आपको? MSME मंत्रालय ने क्लस्टर विकास के लिए, या हम कहें क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया था 2005 से, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक वेब पोर्टल ऑनलाइन सुविधा कौन सी शुरू करी गई है? निवेश मित्र है, निवेश बंधु है, इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश है या फिर निवेश उत्तर प्रदेश है? कौन सी ऐसी सुविधा है जो वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है, जो कि उद्यम स्थापित करने वाले इच्छुक उद्यमियों के लिए इस्टेब्लिश की गई है? ये है निवेश मित्र, ए पार्ट सही हो जाएगा। ये एक वेब आधारित सुविधा है, ध्यान दीजिएगा। उद्यम स्थापना के लिए यह उद्यमियों की सहायता करती है। उद्यम स्थापना के लिए उद्यमियों के लिए सहायतार्थ है, के लिए सहायक है। ये तो बात हो गई
निवेश मित्र की। मुझे बताओ इसी के अंतर्गत एक शब्द और आपने सुना होगा, उद्योग बंधु। ये क्या है? उद्योग बंधु। एक बात समझो, दरअसल सरकारी विभागों से संबंधित अगर उद्योग मान लीजिए कोई ये ज़मीन है, इस ज़मीन में कोई एक व्यक्ति है वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने आ रहा है। अब इस ज़मीन में जब वो व्यक्ति कोई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेगा, तो कई सारे कागज़ी का काम होते हैं जो कि इस क्षेत्र के कई सारे ऑफ़िसेज़ हैं, जहाँ ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसे दौड़ लगानी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब निवेशक देखता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए फ़ॉरेन से आया और वो ऑफ़िस के चक्कर बहुत सारे लगा रहा है, तो वो अपना समय क्यों इन्वेस्ट करेगा? भारत से वो भाग जाएगा, किसी दूसरे देश में लगा लेगा। तो ऐसी स्थिति में इसे समस्या ना हो। ऑफिस ऑफिस दौड़ने में इस इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्याओं के हल के लिए उद्योग बंधु स्टैब्लिश किया है। इसमें 3 स्तरीय संरचना है। ये जिला स्तर पर काम करता है, मंडल स्तर पर काम करता है और इसके अलावा राज्य स्तर पर भी ये काम करता है। ठीक? तो आओ देखो, उद्योग बंधु क्या है? सरकारी विभागों से संबंधित सरकारी विभागों से संबंधित उद्योगों के लिए सरकारी विभागों से संबंधित उद्योगों के लिए समस्या को हल करना, ये इस इकाई का लक्ष्य है। इसमें कितने स्तर हैं? तो आप बताओगे इसकी 3 स्तरीय संरचना है। इसकी 3 स्तरीय संरचना है, ठीक? अब ये जो 3 स्तरीय संरचना है, इसमें सबसे पहला स्तर जिला स्तर है। जिला स्तर, ध्यान दीजिएगा, जिला स्तरीय जो उद्योग बंधु हैं, उद्योग बंधु इनकी अध्यक्षता कौन करता है? जिला स्तरीय उद्योग बंधु। इसकी अध्यक्षता करता है जिला मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। जिला मजिस्ट्रेट पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा स्तर कौन सा है? संभागीय स्तर। संभागीय स्तर, तो संभागीय स्तरीय उद्योग बंधु, ठीक है। ये जो संभागीय स्तरीय उद्योग बंधु है, क्या मुझे बता सकते हो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, ठीक। ये तो हो गया दूसरा स्तर। अब सबसे टॉप स्तर पर पहुंचो, राज्य स्तरीय उद्योग बंधु। स्तरीय उद्योग बंधु, मुझे बताओ राज्य स्तरीय उद्योग बंधु इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता के लिए बैठते हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक। आजकल योगी जी हैं तो योगी जी अध्यक्षता करेंगे, कल को हो सकता है समाजवादी पार्टी के मुखिया बन जाए तो वो अध्यक्षता करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, पांचवा। तो क्वेश्चन नंबर 5वें को पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी योजना है जो निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? बच्ची का जन्म हुआ और जन्म के बाद फिर इसको वित्तीय सहायता, रुपया पैसा प्रदान किया जाता है। और ये कौन सी योजना है? लाडली योजना गलत हो जाएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश में यही है। लाडली भाग्य लक्ष्मी योजना ये भी गलत है। गर्ल चाइल्ड योजना ये भी गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया है। भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक। भाग्य लक्ष्मी योजना में आओ देखो, 2-3 बातें याद रखो। भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना में सबसे पहले तो मुझे बताओ शुरू कब हुई? शुरुआत हुई है 2017 से। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये ईयर्स नहीं याद हो रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पीछे जितने भी एग्ज़ाम्स करवाए हैं जो नई एजेंसी ने, तो वहाँ कई सारी योजनाएँ पूछी गई थी यूपी स्पेशल में। किसी भी योजना में उसने ईयर नहीं पूछा है अभी तक, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो, ठीक है? तो अगर नहीं ये चीज़ें याद हो रही हैं, तो बहुत हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उद्देश्य को याद रखना। एक तो उद्देश्य पर ज़्यादा कमांड करोगे और दूसरा उसमें जो महत्वपूर्ण बातें योजनाओं में दी गई हैं, वो याद करना। अब ऐसा नहीं है कि आप ईयर्स को भूल ही जाओगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर ट्रेंड देख रहे होगे यूपी ट्रिपल एससी का, तो ईयर्स बहुत कम फ़ोकस कर रहा है ना? और उसी आधार पर आपको पढ़ना भी है, शेष समय में। भाग्य लक्ष्मी योजना, शुरुआत कब से हुई? 2017 से। मुझे ये बताओ कि इसमें रुपया कितना मिलता है बच्चियों को? तो ध्यान दो। गरीब परिवार की अगर बेटी है, तो उसे 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जब वो बेटी 21 साल की हो जाती है। दरअसल इसमें पूरा बॉन्ड भरा जाता है, हर एक क्लास के लिए अलग-अलग रुपए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है?
तो गरीब परिवार की गरीब परिवार की बेटी को 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, दी जाती है किस उम्र में? जब वो 21 साल की हो जाएगी। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यहाँ आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर छठा। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप, इसका उद्देश्य क्या है? प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? आओ देखो जरा। प्रेरणा ऐप के बारे में हम आपसे थोड़ी सी बातें चर्चा कर लें। प्रेरणा ऐप, ठीक। सबसे पहले मुझे बताओ ये किसके लिए है? तो ध्यान देना। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग में इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब ये जो एप्लीकेशन है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, दरअसल प्राथमिक जो विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए इसको विकसित किया गया है। जो ये कर्मचारी थे, जैसे मान लीजिए किसी कोई गाँव है, गाँव में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, एक ये प्राइमरी स्कूल है। अब यहाँ टीचर आया, नहीं आया, प्रधान देखने जा पाए, नहीं जा पाए, है ना? तो इस स्थिति में ये मक्कारी कर जाते थे। अब इनकी शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक? तो यहाँ 2-3 बातें। सबसे पहली बात, बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। क्या होगा इसमें? तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए है और कर्मचारियों के लिए, ठीक है? अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए। और इसमें होगा क्या? होगा ये कि इसमें शत-प्रतिशत यानी 100% इन अध्यापकों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। यानी इनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है? तो याद रखो। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। प्रेरणा ऐप का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बच्चों में शिक्षा की वृद्धि हो? नहीं। बालिका शिक्षा वृद्धि हो? ये भी मैंने नहीं बताया। ऑनलाइन विद्यार्थियों की उपस्थिति नहीं होगी, ऑनलाइन अध्यापकों की उपस्थिति होगी। डी पार्ट सही हो जाएगा। इलाहाबाद एआरओ हाई कोर्ट में पूछा गया था 2021 में। 7 देखो, इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना को कब प्रमोचित किया गया? ये योजना है मध्याह्न भोजन योजना। आओ जरा इसके बारे में कुछ बातें हम आपसे डिस्कस कर लें। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना, ठीक, ये योजना है। इस योजना को आजकल इस नाम से नहीं जाना जाता है, इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है? इस योजना के नाम से अब आजकल जाना जा रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ, इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो आप बताओगे 15 अगस्त से। ठीक है, 15 अगस्त से होती है, सन बता दो, 1995 बता दिया। तो 15 अगस्त 1995 से इसे शुरू किया गया, यानी कि इसे लागू किया गया। ठीक है? जब इसको शुरू किया गया था उस समय कितने किलो गेहूँ चावल दिए जाने की व्यवस्था थी? उस समय लाभार्थी को लाभ या फिर हम कहें व्यवस्था कितनी थी? या हम कहें लाभार्थी को लाभ कितना दिया जाता था? आप बताओगे 3 किलोग्राम गेहूँ, चावल, ठीक है? ये दिए जाते थे और ये प्रति माह मिलता था। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि जो ये मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही थी, 1 सितंबर 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी दे दी गई। क्यों? दरअसल इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य ये था कि जो गाँव के बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूल में आएँ, लेकिन जब इनको गेहूँ दिए जाते थे, पता चला उसी दिन ये आए, गेहूँ लिया और भाग गए। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा, "यार, ऐसे काम तो चल नहीं रहा है। इन बच्चों को यहीं बुलाओ के तो यहीं खाओगे और यहीं पढ़ोगे।" तो फिर हुआ ये कि 1 सितंबर 2004 से पका-पकाया भोजन पका-पकाया भोजन
ये प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाने लगा। प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना शुरू हो गई। ठीक है? तो कब से शुरू हुई है? 1 सितंबर सन 2004 से। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन जो हो रहा है, गाँव में प्राथमिक स्कूल होते हैं, आप लोग गाँव में आपकी तैनाती होगी, ठीक है? तो वहाँ पर इसके क्रियान्वयन अर्थात हम अगर आपसे पूछें कि भोजन निर्माण का काम है, वो किसकी देखरेख में होता है? वहाँ होता है ग्राम पंचायत और वार्ड सभासदों की देखरेख में, याद रखिएगा। मध्याह्न भोजन योजना मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य भोजन निर्माण का कार्य ये ग्राम पंचायतों या फिर वार्ड सभासदों की देखरेख में होता है। देखरेख में होता है। ठीक है? वापस आ जाओ। सबसे पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, अब आजकल इसको क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। शुरुआत कब से होती है? 15 अगस्त 1995 से। और सबसे पहले जब इसको शुरू किया गया था, 3 किलोग्राम गेहूं चावल प्रति माह ये दिए जाते थे। और फिर पका-पकाया भोजन कब से मिल रहा है? 1 सितंबर 2004 से। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें क्या कह रहा है? पूछ रहा है आपसे कि पीएम किसान योजना, इसके अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? हालांकि 2021 में एआरओ में पूछा गया था, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश इसका सही हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ बातें पीएम किसान से संबंधित अब बता दो करंट में। यहाँ पर आओ। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ यूपी बजट में। ठीक है? 2025-26 ये बातें याद रखना, करंट की हैं। मैं कुछ बातें यहाँ पर लिख रहा हूँ और उनको रिवाइज करो जरा, देखो अपने आप को क्या आपको याद है। मैंने लिखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि ये योजना है। ठीक? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने किसानों को अभी हाल ही में इस बजट में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, यूपी का बजट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने किसानों को 79500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सबसे पहले मुझे यहाँ का फिगर बताओ, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तहत 2024-25 में, गौर करना, मैं 2024-25 की बात कर रहा हूँ। 2024-25 का आंकड़ा बजट 2025-26 में दिया गया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024-25 अ, 2024-25 में कितने लाख बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दी गई है? और ये क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है कितने रुपए का? ये भुगतान हुआ है लगभग 496 करोड़ रुपए का। ठीक है? तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट देखो, मैंने आपसे पूछा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितने किसानों को 79500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आप बताओगे 3 करोड़ किसानों को। ठीक? यहाँ पर आ जाओ दूसरे पॉइंट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2024-25 में, ध्यान देना, लगभग कितने बीमित कृषकों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है, जिसका अनाउंसमेंट फरवरी में वित्त मंत्री जी ने किया था? आप बताओगे लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। ठीक? यहाँ से 2 पॉइंट मैं आपसे और पूछता हूँ। बजट 2025-26 में ही इसको भी अनाउंस किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ पीएम कुसुम योजना। याद करो, देखो आपको याद है या नहीं है? पीएम कुसुम योजना के तहत, गौर करना, के तहत 2024-25 में कितने सोलर पंप स्थापित किए गए? बताओ भाई, कितने सोलर पंप स्थापित किए गए हैं?
इसकी घोषणा भी वित्त मंत्री जी ने की है। तो पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत आप बताओगे लगभग लगभग 22,089 सोलर पंप स्टैब्लिश किए गए। एक योजना मैं आपसे पूछता हूँ, बजट 2025-26 में ही अनाउंस की गई है। इसका नाम है एस्क्रो एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रोजेक्ट। मैकेनिज्म प्रोजेक्ट इसे कब शुरू किया गया? 2017 से शुरू है। ठीक। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप याद रखो बजट में अनाउंस हुए हैं। चूंकि किसानी से संबंधित हैं इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाती हैं फिगर्स। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में कितने रुपए प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए ग्राम उजाला योजना, ये योजना है, ग्राम उजाला योजना को शुरू किया गया था। ग्राम उजाला योजना को मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कितने रुपए प्रति बल्ब की दर से एलईडी उपलब्ध करवाया जाएगा इसमें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह भी पूछा गया है 2021 में। यहाँ पर उत्तर होगा 10। ठीक। आओ देखो, गौर करो। मैं बात कर रहा हूँ ग्राम उजाला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम, गौर करना। दरअसल ग्राम उजाला कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य था वो था एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना गांव के लोगों को। क्यों? क्योंकि पहले आपको पता होगा सूर्या बल्ब आते थे जो 100-100 वाट के आते थे, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी वो खपत करते थे। अब ऐसी स्थिति में विद्युत को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया। ठीक। तो ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्र में मात्र कितने रुपए पर ये एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य था? इसमें लक्ष्य था 10 रुपए का। 10 रुपए में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाते थे। बात समझ पा रहे हो? दरअसल इस योजना को कई सारे क्षेत्रों से शुरू किया गया था। इस योजना को सबसे पहले शुरू किया था आरा से, केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था आरा से। आरा यानी कि बिहार। ठीक। और फिर इसको वाराणसी में, इसको उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू किया गया है? अगर हम आपसे ये पूछें, इसको उत्तर प्रदेश में किस शहर से शुरू किया गया था? आप बताओगे वाराणसी। ठीक। और कितने रुपए बल्ब दिए जाते हैं इसमें? कितने रुपए के एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाते हैं? 10 रुपए के एलईडी बल्ब। वापस आ जाओ। उत्तर प्रदेश में एलईडी बल्ब किस दर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं? केवल और केवल 10 रुपया। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें कह रहा है जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है वो प्रदेश कौन सा है? वो प्रदेश है अपना उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो कि किसान कल्याण मिशन इसे शुरू कब किया गया? आप बताओगे जनवरी 2021 से इसे शुरू किया गया। ठीक है, जनवरी 2021 से। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य साफ साफ लिखा है, किसान कल्याण मिशन का लक्ष्य है किसान की आय दोगुनी करना। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? सवाल मेरा ये है कि इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? शुभारंभ हुआ है लखनऊ से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है। 2018 में ये सवाल पूछा गया था और इनको सुमेलित करिए। ये कूट दिए हैं। जैविक खेती को विकसित करना, ध्यान दो। जैविक खेती को विकसित करना ये हमीरपुर से संबंधित है। किसान बाजार की स्थापना करना, किसान बाजार की स्थापना करना ये बहराइच से संबंधित है। यानी एक का हो जाएगा पहला और दूसरे का हो जाएगा चौथा। इसके बाद तिल प्रसंस्करण, ये कहाँ से संबंधित है? तिल प्रसंस्करण सी पार्ट तिल, ये बुंदेलखंड से है। ठीक। इसका हो जाएगा दूसरा। और भूमि सेना योजना, ये बिजनौर से संबंधित है। इसका हो जाएगा तीसरा। तो एक, चार, दो और तीन, एक, चार, दो और तीन, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करना है? यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में ये पूछा गया था। इसमें महिलाओं के लिए योजना पूछ रहे, कह रहे हैं कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वो कौन सी योजना है? ये है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और मैं आपको 2-3 बातें रिवाइज करवा देता हूँ। मिशन शक्ति।
ठीक है? ये योजना है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति योजना। सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट्स आप याद रखोगे। कौन-कौन से 2 पॉइंट्स? ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाता है और ये जो 6 दिवसीय कार्यक्रम है प्रशिक्षण के लिए, ये दिया जाता है सुरक्षा के संबंध में, आत्मरक्षा के लिए, इसके अलावा प्रशिक्षण उद्यमिता से संबंधित। तो अगर आपसे पूछा जाए सुरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता से संबंधित जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कितने दिवसीय दिया जाता है मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत? आप बताओगे 6 दिवसीय, ठीक? दूसरा देखो, 60 दिवसीय भी प्रशिक्षण दिया जाता है, 60 दिवसीय। ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है? ये दिया जाता है स्वरोजगार कौशल के लिए, स्वरोजगार और कौशल के लिए, यानी कौशल उन्मुख। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने दिनों का है? 60 दिवसीय। और सुरक्षा आत्मरक्षा के लिए कितने दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है? ये 6 दिवसीय है। याद रखिएगा। जो ये मिशन शक्ति परियोजना है, इस परियोजना को कौन-कौन समर्थित करता है? यानी किसके-किसके समर्थन से ये चल रही है? तो इस पहल के समर्थक कौन-कौन हैं? कई सारी एजेंसियाँ हैं। एजेंसीज़ का मतलब जैसे बैंक्स हैं, भारत सरकार भी है, भारत सरकार है, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार समर्थक है। इसके अलावा एमएसएमई, चूँकि प्रशिक्षण दिया जाता है, टूल किट्स दिए जाते हैं, तो एमएसएमई विभाग है। इसके अलावा सिडबी, एसबीआई, पीएनबी आदि, ठीक है? तो ये सारे के सारे इसके समर्थक हैं। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा मिशन शक्ति। 2 डेटा आप याद रखोगे, 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और 60 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लिए दिया जा रहा है 3,000 रुपए मासिक, 3,000 रुपए मासिक अनुदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक, 2023 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। 14 में देखो, 14 में निम्नलिखित में से कौन एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करवाया था, यूपी पुलिस में फिर से पूछा गया है 2024 में। ये सुनीता भी नहीं है, वामिनी भी नहीं है, वनिता भी नहीं है, ये है शक्ति यानी मिशन शक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। निवेश मित्र, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पीछे। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये उत्तर प्रदेश की पहल है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 16 इसमें क्या कह रहा है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये पहला और दूसरा कथन दिया है। फिर आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर बताइए। इस योजना में केवल साहीवाल, गिर, थारपाकर और गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें, इनको शामिल किया गया है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत। क्या ये सही है? आगे पढ़ो। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। क्या ये जो फैक्ट लिखा है, ये सही है? इनमें से कौन कथन सही है? आओ देखो ज़रा, एक बार समझते हैं इस पूरी योजना को। मैंने आपको क्या-क्या बताया था? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि, ठीक? योजना। ये जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, सबसे पहले मुझे बताओ इसका जो प्रथम चरण था, इस प्रथम चरण में कितने मंडलीय मुख्यालयों में इसको शुरू किया गया था? आप बताओगे 10 मंडल मुख्यालयों में इसको शुरू किया गया था। ठीक, मुख्यालय में ये योजना शुरू करी गई थी। कौन-कौन से मुख्यालय हैं? आप उनका रिवीजन करिए पीडीएफ निकाल के थ्योरी बैच से। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, पहला चरण 10 मंडल मुख्यालयों में इसको शुरू किया गया। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि मुझे बताओ इसमें कौन-कौन सी गायें हैं, जिनको इसमें शामिल किया गया है? गायों की नस्लें बता दो मुझे। गायों की नस्लें, तो मैंने आपको बताया था एक तो हो गई साहीवाल, ठीक। दूसरी कौन-सी है? गिर,
तीसरी थारपाकर और गंगा तीरी। गंगा तीरी यानी साहीवाल, गिर, थारपाकर और गंगा तीरी गायों को इसमें शामिल किया गया है। अब जरा पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। इसमें साहीवाल, गिर, थारपाकर, गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें शामिल की गई हैं। तो पहला वाला सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ो जरा। अब इसमें हम आपको लिए चलते हैं, एक पॉइंट और याद रखना। अगर आपसे इस योजना में वित्त पोषण पूछे कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कितना रुपया लाभार्थी देता है, कितना प्रतिशत राज्य सरकार देती है, कितना प्रतिशत ऋण प्राप्त होगा उसे, तो आप क्या बताओगे? इसका वित्त पोषण अनुपात है 15 अनुपात 35 प्रतिशत अनुपात 50%। ठीक, याद रखना। ये जो 15% है ये किसका है? ये है लाभार्थी अंश, यानी लाभार्थी कितना देगा 100 रुपए में से 15। ये जो 35% है ये बैंक ऋण है, यानी इतना बैंक से इसे ऋण प्राप्त होगा। ये जो 50% है ये है अनुदान। अगर आपसे पूछे कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कितना अनुदान दिया जाएगा, आप बताओगे 50% तो अनुदान ही दिया जाएगा। अब इसमें हम पात्रताओं की चर्चा कर लें। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये चाहता है कि उसे नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ मिले, तो फिर इसे कौन-कौन सी पात्रताएं रखनी होंगी? सबसे पहली पात्रता तो यही है कि इसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरा, गोपालन या महिष पालन, महिष मतलब भैंस, ठीक? महिष पालन का इसे अनुभव होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का। याद रखिएगा इस फैक्ट को, 3 साल का कम से कम अनुभव हो। तो अब यहाँ पर आओ, गोपालन का इसे अनुभव हो 1 साल का, ये कथन गलत हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ से केवल और केवल एक सही होगा, ठीक है? तो ये तो बात हो गई 3 साल का अनुभव। अगर आप खोलना ही चाहते हो इकाई, या हम कहें अगर आप नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आपके पास इकाई इस्टैब्लिश करने के लिए भूमि होनी चाहिए। भूमि कितनी होनी चाहिए? आप बताओगे 0.5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा अब आप गायें पालोगे तो गायों के लिए इनको खिलाओगे भी तो। मान लीजिए आपने गाय पाल ली, अब आपके पास भूमि है नहीं चारा लाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार कहती है कि चारा के लिए आपके पास जमीन भी होनी चाहिए। 1.5 एकड़, ठीक है? इतनी ज़मीन चारा के लिए निर्धारित है। चलिए 16 में दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा सी पार्ट सही हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल 1। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में, इनको याद रखोगे। सबसे पहला पॉइंट, पहले चरण में कितने मंडलों में, मंडल मुख्यालयों में इसको शुरू किया गया है? 10। गायों की नस्लें कौन-कौन सी इसमें शामिल की गई हैं? साहीवाल, गिर, थारपाकर और गंगातीरी। वित्त पोषण कितना है? 15:35:50 का, यानी लाभार्थी अंश है 15, बैंक से ऋण मिलेगा 35% और अनुदान मिलेगा 50%। अच्छा, पात्रताएं क्या हैं? गोपालन और महिष पालन में अनुभव होना चाहिए 3 साल का, ठीक है? इसके बाद ही कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकता है। और ये भी यूपी आरओ परीक्षा 2023 में पूछी जा चुकी है योजना। प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी पूछी गई हैं सारी की सारी योजनाएं आपको एग्जाम हॉल में लिखा के जानी है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सी योजना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बताओ? अनूठी उपहार योजना है या मातृशक्ति उद्यमिता योजना है, कौशल्या मातृत्व योजना है या फिर स्त्री निधि योजना है? सबसे पहले तो मुझे यही बता दो, ये जो स्त्री निधि योजना है, ये है तेलंगाना की। कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये हरियाणा की है। और अनूठी उपहार योजना, ये है उत्तर प्रदेश की, ठीक है? उत्तर प्रदेश में इस योजना को क्यों शुरू किया गया? दरअसल प्रदेश में कोरोना फैला हुआ था 2019-20 के आसपास, तो कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। याद रखिएगा इसका उद्देश्य भी। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। इसमें कह रहा है गोकुल ग्राम योजना, इसका संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, गुजरात से है या फिर राजस्थान से है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से, तो सॉरी, उत्तर प्रदेश से। ठीक, सवाल हमारा ये है कि ये जो गोकुल ग्राम योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? गोकुल ग्राम योजना,
मुझे बता दो इसका लक्ष्य क्या है? सरकार ने क्यों इसको शुरू किया है? तो आप बताओगे। दरअसल इसके अंतर्गत गाँव-गाँव जाकर गोवंश का गर्भाधान किया जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक। और क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये भी है कि गायों की नस्लों में सुधार भी किया जाएगा, नस्लों में सुधार करना। और इसके अलावा जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा, नस्लों में सुधार हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है दुग्ध उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ठीक? तो इसका एक लक्ष्य ये भी हो सकता है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है? यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 19। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है जिसका नाम है कन्या विद्या धन योजना। उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने क्या उत्तीर्ण किया है, याद रखिएगा। कन्या विद्या धन योजना, इसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रोत्साहित करने के अलावा इसमें वित्त भी दिया जाता है, अर्थात यह योजना एक वित्तीय योजना है। कन्या विद्या धन, धन मतलब वित्त, यह योजना एक वित्तीय योजना है। तो सवाल ये आया कि बच्चियों को वित्त मिलेगा कब से? कक्षा 12 से। जब वो 12वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगी, तो फिर उन्हें धन दिया जाएगा। और कितना? 30,000 रुपया इन्हें धन दिया जाएगा। ठीक है? यूपी-एपीओ 2011 में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा कक्षा 12। उन लड़कियों को दिया जाएगा जिन्होंने उत्तीर्ण की है। क्या उत्तीर्ण की है? कक्षा 12। ठीक? क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। इसको हम लिए चलते हैं आपको 20 नंबर पे। ध्यान दो। कह रहे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, यूपी डास्प, ये प्रायोजित की गई है। ये किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? ध्यान दो। इसमें केंद्र सरकार, विश्व बैंक, ये सारे के सारे इसमें लगे हुए हैं इस योजना में। यूपी डास्प में मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले डीएएसपी, गौर करो। इसे कहते हैं विविधीकृत, ये आरओ-एआरओ में पूछी जा चुकी योजना है। विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना, सहायता परियोजना, गौर करें। ये जो परियोजना है, सबसे पहले इसके चरण 1 में पहुँचो। पहला चरण। ये पहला चरण कब से कब तक चला है? 23 सितंबर 1998 है, 2000 नहीं है। 23 सितंबर 1998 से 31 मार्च यानी 3 2004 तक ये योजना चली है। यानी इसका पहला चरण चला है। ठीक? उद्देश्य क्या था? यूपी डास्प का, इसके पहले चरण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कृषि गतिविधियों को तेज करना। गतिविधियों को तेज करना। अच्छा मुझे बताओ, मैं पहले चरण की बात कर रहा हूँ। पहले चरण में वित्त पोषक एजेंसी कौन थी? वित्त पोषक यानी पैसे रुपए का जो इधर-उधर होता था, पैसे खर्चने होते थे, तो वित्त पोषक एजेंसी के रूप में कौन काम करता था? आप बताओगे ये करती थी विश्व बैंक। ठीक? और इस पहले चरण में कवरेज कितने जिलों को किया गया? कितने जिले इससे कवर किए गए? 32 जिलों को कवर किया गया। 32 जिले और उसके 157 ब्लॉक को कवर किया गया। ये है पहला चरण। फिर से समझ लो, विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना। चरण पहला 1998 से 2004 तक ये चरण चला है। ये आप तारीखें छोड़ सकते हो। उद्देश्य क्या था? कृषि की जो गतिविधियाँ हैं, उनमें तेजी लाना, त्वरा लाना। और पैसे का लेन-देन कौन कर रहा था? वित्त पोषक एजेंसी कौन थी? विश्व बैंक। कितने जिलों को कवर किया गया उत्तर प्रदेश के? 32 जिलों को। उसमें से 32 जिलों को कवर किया गया और साथ ही साथ 157 ब्लॉक्स को कवर किया गया। ये 157 ब्लॉक लिखा है। 157 ब्लॉक को इसमें कवर किया गया। ये तो बात हो गई पहले चरण की। अब आ जाओ हम बात कर लें डीएएसपी डास्प का दूसरा चरण, सेकंड चरण। ठीक है? इस चरण में सबसे पहले मुझे बताओ ये कब से कब तक चला है? 2007 से 2013 तक। ठीक? और इसकी खास बात ये रही है कि जो सुरखा अमरूद था, इसमें पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ वित्त पोषक एजेंसी कौन थी? वित्त पोषक एजेंसी इस बार कौन थी? इस बार थी आरकेवीवाई, भारत सरकार। भारत सरकार, आरकेवीवाई।
सवाल ये है मेरा कि ये जो RKVY लिखा है, ये क्या है? इसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विकास योजना, ठीक है? रफ्तार। तो ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, ये है वित्त पोषक एजेंसी चरण 2 में। अब इस योजना को उठा लो और यहाँ पर आओ, मैं 2-3 बातें इसमें आपको स्पष्ट कर दूँ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, गौर करो। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो, इस योजना को कब से शुरू किया गया है? 2007 से ये शुरू है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ईयर्स पर ज़्यादा फोकस मत करना, अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स को देखते हुए, है ना? अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं ईयर्स, तो बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि हाय हाय मुझे याद नहीं हुआ। डोंट वरी। उद्देश्य और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, उन पर फोकस करना। तो 2007 से इसको शुरू किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? 2013-14 तक 100% यानी 100% ये केंद्र की योजना थी, यानी इसमें जो रुपया पैसा खर्च करता था, वो केंद्र सरकार ही खर्च करता था, अर्थात केंद्रीय केंद्रीय सहायता की योजना थी। सहायता की योजना थी। लेकिन फिर सरकार के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा, सरकार का पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था। सरकार ने कहा इसे काम नहीं चलेगा। 2014-15 से सरकार ने कहा कि इस योजना को अब हम केंद्र प्रायोजित योजना बना रहे हैं, अर्थात अब राज्यों को भी खर्चना पड़ेगा। 2014-15 से या 15 में इसे केंद्र प्रायोजित योजना में बदल दिया गया। ठीक है? केंद्र प्रायोजित योजना में बदला गया। अब पैसा कितना-कितना खर्च हो रहा है? 60:40 नॉर्मल राज्यों के लिए है, 90:10 पहाड़ी और पर्वतीय राज्यों के लिए है, 100% केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझते होंगे। 60-40 नॉर्मल स्टेट्स के लिए और केंद्र के मध्य, ठीक? 90-10 केंद्र के मध्य और यूटीज़ के मध्य। सॉरी, यूटीज़ बोल दिया, पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के मध्य। 100% ये केंद्र देता है यूटीज़ को। यहाँ तक बात समझ गए? तो वापस आ जाओ। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास के बारे में मैंने आपको पहला चरण और इसका दूसरा चरण आपको बता दिया। पहले चरण में विश्व बैंक था और दूसरे चरण में वित्त पोषक एजेंसी RKVY, भारत सरकार। RKVY क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है? आगे बढ़ो जरा। 21 नंबर में आ जाओ। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021, यूपीपीसीएस 2021 में सवाल आया है। तो ये जो योजना है इसको याद रखो। नाम क्या है इसका? स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। 2021 में किसको उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए ये आरंभ की गई है? सिंपल सा सवाल है। स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है? ये है मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए। ठीक, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब सवाल ये है, मजदूरों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं ताकि वो पर्यटन कर सकें, वो भी घूम सकें। तो प्रत्येक श्रमिक के खाते में कितना रुपया जाता है? ये जाता है 12,000 रुपए। ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा 21 का डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कह रहा है? संगम योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले ये जो योजना लिखी है, इसको शुरू कब किया गया? 1996 से इसे शुरू किया गया। अगर तारीख पूछे तो आप बता देना, 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1996 से शुरू किया गया। किसके लिए? विकलांगों को, विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए संगम योजना को शुरू किया गया। ठीक। नेक्स्ट देखो 23, 23 नंबर। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। 1090 योजना, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है विमेन पावर लाइन। ये सवाल भी आपसे पूछा जा चुका है। आपसे सीधा पूछा गया था कि 1090 योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वुमेन पावर लाइन, WPL भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, याद रखिए। सबसे पहले मुझे बताओ, इसको शुरू कब किया गया? 15/11/2012, यानी 15/11/2012 को इसे शुरू किया गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, इससे संबंधित मैं 2-3 बातें आपको रिवाइज़ रिवाइज़ करवा दूँ, क्योंकि महिला कल्याण से संबंधित योजना है ये और महिलाओं के लिए आपको ध्यान देना है। चूँकि आप जब पंचायती राज पढ़ते हो तो उसमें भी महिला हितैषी पंचायत हैं, तो इस प्रकार की योजनाएँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले 1090 योजना, ठीक? 1090 योजना मुझे बताओ शुरू कब हुई? आपने बताया 15/11/2012
2012 से इसको शुरू किया गया। ठीक है? अन्य नाम इसका क्या है? इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप बताओगे। इसे कहा जाता है वुमेन पावर लाइन। ठीक? क्या है ये वास्तव में? वास्तव में ये एक कॉल सेंटर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक आधुनिक निवारण समस्या निवारण कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर है। क्या काम होता है इस कॉल सेंटर से? तो जो भी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न होता है, महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न मामलों को उत्पीड़न मामलों को हल किया जाता है। ठीक? हल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 1090 याद रखिएगा। अच्छा, अब एक मैं आपको आपके लिए संगठन लिखता हूँ, महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित है, जिसका नाम है महिला और बाल सुरक्षा संगठन। ठीक है? ये जो संगठन है, मुझे बताओ इसको इस्टैब्लिश कब किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार की इकाई है, याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे कब इस्टैब्लिश किया गया? 18 अगस्त को 2020 में 18 अगस्त 2020 को इस स्थापित इकाई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस्टैब्लिश किया गया। एक योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए ही। इस योजना का नाम और दरअसल ये योजना चला रही है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय की नाम है सुरक्षित शहर परियोजना। ठीक है? सुरक्षित शहर परियोजना। इस परियोजना को कौन चला रहा है? ये गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय की परियोजना है। अब सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में ये चलाई जा रही है, ध्यान रखना। तो अगर उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, तो फिर इसका नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश में क्या है? तो ध्यान दो, लखनऊ के लिए दरअसल इसका जो पहला चरण लॉन्च किया गया था, सुरक्षित शहर योजना, उसमें लखनऊ शहर को शामिल किया गया था। कई सारे शहर इसमें शामिल किए गए थे, जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट चरण 1 के अंतर्गत मुंबई को शामिल किया गया था, बंगलौर को और भी कई सारे। तो लखनऊ के लिए अगर मैं आपसे पूछूँ, इस योजना के लिए लखनऊ के लिए नोडल एजेंसी कौन है? नोडल एजेंसी कौन है? तो आप बताओगे WCSO लखनऊ। ये WCSO क्या है? इसके बारे में अभी-अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ आओ, महिला बाल सुरक्षा संगठन, वुमेन चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक? WCSO यही है इसकी नोडल एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सुरक्षित शहर परियोजना का सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और उनको सशक्त करना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, ये जो सुरक्षित शहर योजना चलाई जा रही है, क्या बता सकते हो इसका भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य लागत का अनुपात कितना है? यानी भारत सरकार अनुपात उत्तर प्रदेश सरकार में लागत का अनुपात क्या बता सकते हो आप? इस सेफ सिटी परियोजना के तहत इन दोनों का रेशियो है 60:40, याद रखिएगा। सेफ सिटी के लिए, ठीक? अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो सेफ सिटी परियोजना चलाई जा रही है, इसका चरण पहला ये कहाँ-कहाँ शुरू किया गया था? हालाँकि आपको केवल उत्तर प्रदेश का ही याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कौन-सा शहर चुना गया है? लखनऊ, ठीक है? और लखनऊ के अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे मुंबई है। जैसे आप अगर भारत का मैप देखो भारत का मैप देखो, तो यहाँ पर आपको मुंबई मिलेगा, ठीक? और आगे चले जाओ तो कर्नाटका में बंगलौर मिलेगा, यहाँ पर भी है। इसके अलावा गुजरात में अहमदाबाद का क्षेत्र है, साथ ही साथ तेलंगाना का हैदराबाद है। यहाँ भी इस परियोजना को शुरू किया गया है। आप इधर चले आओ पूर्वी भारत में, तो आपको मिलेगा कोलकाता, यहाँ भी इसको शुरू किया गया है। तो मुंबई, बंगलौर और नीचे आ जाओ चेन्नई के पास। चेन्नई, यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। ठीक है? तो और भी कई सारे हैं, जैसे मुंबई, बंगलौर और चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली में भी इसको शुरू किया गया है। तो कई सारे शहर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किस शहर को चुना गया है? तो आप बताओगे लखनऊ। ठीक? यहाँ तक बात समझ गए? तो ये मैं बात कर रहा हूँ पहले चरण की। और ये जो परियोजना चलाई जा रही है, सुरक्षित शहर परियोजना, लखनऊ सुरक्षित शहर परियोजना, इसके अंतर्गत कई सारे घटक शामिल किए गए हैं, जैसे स्कूटी खरीदना, या आपने देखा होगा गुलाबी या हम कहें पिंक बूथ का निर्माण किया जा रहा है, आशा ज्योति केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, पिंक शौचालय बनवाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाना या फिर
बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना, तो ये सब इसी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक, वापस आ जाओ। क्वेश्चन में 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 24 में। 24 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन, ये किससे संबंधित है? विकलांग कल्याण से तो है नहीं, पोषण का मतलब है खाना-पीना। खाना-पीना का मतलब है अगर आपको पोषित हैं, तो फिर आपको पोषण दिया जाएगा। तो अब मैं आपको पोषण मिशन में 3-4 बातें आपको बताता हूँ। ध्यान दो। राज्य पोषण मिशन, राज्य पोषण मिशन। सबसे पहले मुझे बताओ इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरू कब से हुआ? 1 नवंबर 2014 से इस पोषण मिशन की शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए इसे शुरू किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाना, कुपोषण मुक्त बनाना इस योजना का लक्ष्य है, इस मिशन का लक्ष्य है। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में मातृ एवं शिशु वर्ष घोषित करने की योजना कब बनाई गई थी? 2015-16 में। 2015-16 में मातृ एवं शिशु वर्ष घोषित करने की योजना बनाई गई, करने की योजना बनाई गई। ठीक, इसके अलावा एक तारीख और याद रखो, ये है फरवरी। अगर आप चाहें तो फरवरी 2015। फरवरी 2015 में क्या हुआ? फरवरी 2015 में हुआ ये कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य संरक्षण अभियान को शुरू किया गया था 3 महीने के लिए। उत्तर प्रदेश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, ये चूँकि स्वास्थ्य आपका टारगेट किया गया है ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योजनाओं में एक आपका खंड ही दिया गया है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण अभियान, संरक्षण अभियान, ठीक? इस अभियान को शुरू किया गया था 3 माह के लिए सर्वप्रथम। तो क्वेश्चन 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 25 आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, इसको कब शुरू किया गया था? दरअसल ये शुरू हुआ था 26 जून 2020 को। और क्यों शुरू किया गया था 2020? आपने देखा होगा 2020 कोविड का दौर था और कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन करना उत्तर प्रदेश का मुख्य लक्ष्य था और इसी वजह से आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है? अर्थात कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार सृजन के लिए इस योजना को शुरू किया गया था सरकार के द्वारा। चलिए, ये तो हो गए 25 क्वेश्चन्स। अब हम आपको एक 2-3 योजनाएँ और करवाते हैं, गौर करना, और कुछ योजनाओं का रिवीजन करवाते हैं। ठीक, सबसे पहले एक योजना आप ध्यान दो, इसका नाम है निधि, निधि EIR, निधि EIR, ये क्या है? सबसे पहले मुझे इसका पूरा नाम बताओ। इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग, डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, इनोवेशंस, ठीक? ये जो योजना है या हम कहें ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को क्यों शुरू किया गया था? ताकि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके भारत में। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी तो आपको NITHI का पूरा नाम बता दिया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। EIR का पूरा नाम क्या है? EIR का पूरा नाम है एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस, ठीक है? इन रेजिडेंस। किस विभाग ने इसको शुरू किया है? तो ये विभाग का नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी विभाग। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य क्या है इस परियोजना का या हम कहें इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्नातक के जो छात्र हैं, स्नातक छात्रों को उद्यमिता अपनाने को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है? और इस परियोजना के अंतर्गत या हम कहें इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? अनुदान की राशि याद रखना। अगर आपसे पूछे कितने महीने के लिए दिया जाता है तो आप बताओगे
12 माह के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम कितना अनुदान दिया जाएगा? 30,000 रुपया प्रति माह और मिनिमम कितना अनुदान दिया जाएगा? आप बताओगे 10,000 रुपया प्रति माह। ठीक? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, ये तो योजना मैंने आपको करवा दी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्विक रिवीजन फटाफट करते हैं बजट का। ठीक है? समय कम है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकें, आपके लिए बेहतर होगा। बजट कौन-सा? 2025-26 और ये बजट मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, ठीक है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बजट में केवल और केवल हम बात करेंगे पंचायती राज की। जो पंचायती राज विभाग है, इस पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भी योजनाएँ हैं, उनको बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या आवंटित किया है। आओ देखो, फटाफट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, एक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ और दिमाग लगाना, क्या आप सोच पा रहे हो? मैंने लिखा मनरेगा, मनरेगा में, ठीक है? 2024-25 में मुझे बताओ महिला सहभागिता कितनी थी? महिला सहभागिता, वित्त मंत्री जी ने कितना बताया है? बताइए। मनरेगा में 2024-25 में उत्तर प्रदेश में महिला सहभागिता कितना प्रतिशत था? मुझे प्रतिशत में आंकड़ा बताओ। दूसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कितना रुपया आवंटित किया गया है बजट 2025-26 में? मुझे बताओ ग्राम स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी इसको स्थापित करने के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? मुझे बताओ अंत्येष्टि स्थल, अंत्येष्टि स्थल यानी कि ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल के विकास के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? मुझे बताओ ग्रामीण स्टेडियम बनाना है, मुझे बताओ ओपन जिम का निर्माण करवाना है, ओपन जिम का निर्माण, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना वित्त आवंटित किया है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुझे बताओ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में कितना रुपया आवंटित किया गया है? मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार प्रोत्साहन योजना में कितना रुपया आवंटित किया गया है? सबसे पहले यहाँ पे आओ, मनरेगा 2024-25 में महिला सहभागिता कितना प्रतिशत है? आप बताओगे 42%। याद रखिएगा। आगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 2045 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। ग्राम स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी को इस्टैब्लिश करने के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? डिजिटल लाइब्रेरी 454 करोड़ रुपए। ठीक। अंत्येष्टि स्थल के लिए कितना आवंटित किया गया है? 244 करोड़ रुपए। और ग्रामीण स्टेडियम, ओपन जिम निर्माण के लिए कितना आवंटित किया गया है? 125 करोड़ रुपए। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए पंचायत पुरस्कार प्रोत्साहन के लिए कितना आवंटित किया गया है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक? तो चलिए, आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।